अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर रिग्रेशन का टॉपिक। उससे पहले हम रिग्रेशन का जो वर्ड है बेसिकली उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एंड देन हम एक मॉडल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को बनाएंगे। स्टैटिस्टिकल मॉडल बेसिकली समझ लीजिए कि एक सिर्फ एक फॉर्मूला होता है सिंपल। मॉडल डजंट मीन दैट कि हमको यहाँ पर वो गैजेट रेडी करने वाले, नो, सिंपल फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला को बनाएंगे और उसके ऊपर रियल लाइफ की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और उस फॉर्मूला को यानी कि उस मॉडल को हम इंटरप्रेट करेंगे, प्रॉपर उसकी टेस्टिंग भी करेंगे। ये चीजें बाद में देखते हैं, पहले हम रिग्रेशन को समझते हैं। देखिए, जब हम रिग्रेशन की बात करते हैं ना, तो उसका मतलब है कि हम मल्टीपल क्वांटिटीज या दो सिंपल इंडिविजुअल दो क्वांटिटीज के दरमियान में हम रिलेशनशिप को डिस्कस करने लगे। जब हम रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली उसका मतलब ये होता है कि हम लोग किसी एक क्वांटिटी के अंदर कुछ चेंज लाते हैं और उसका इफेक्ट हम दूसरी क्वांटिटी के अंदर देखते हैं। अब ये समझ लीजिए कि हमारे पास मैथमेटिकल एक फंक्शन है हम लोगों ने, जिसके अंदर डेरिवेटिव्स पढ़े हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? जब हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, जिन लोगों का मैथ्स के साथ बैकग्राउंड रहा है, अगर उन्होंने कभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो एक्चुअली ये होता है कि हम लोगों के पास दो वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल है मेरे पास x और एक वेरिएबल है मेरे पास y। तो आप ये समझ लीजिए कि ये दो क्वांटिटीज हैं। किसी एक के अंदर तब्दीली लाने से दूसरे के अंदर जो चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड एज दैट टाइप ऑफ मॉडल, जो इसको डिस्कस करता है, जो इसको एनालाइज करता है। बात समझ रहे हैं? ये रिग्रेशन नहीं है। इस चीज को इंटरप्रेट करना, इस चीज को एनालाइज करने के लिए जो मॉडल हम बनाते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर रिग्रेशन। या रिग्रेशन की बात कर लेते हैं उसमें, क्योंकि हम क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, अगर तादाद में कुछ फर्क लाएंगे तो उसकी बाकी की टाइप्स निकलेंगी। जैसे कि रिग्रेशन की बात तो होगी कि एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है, एनालाइज करने के काम आता है किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में जो डिफरेंस आता है। इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? ये मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूं, सपोज कर लें x+1 है, कोई भी एक इक्वेशन है। अब कोई भी एक्सप्रेशन आप इमेजिन कर लें, यहां पर x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू होगी 2। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू होगी 0। मींस के x की वैल्यू के अंदर तब्दीली ला रहा हूं, ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है y पे। तो ये एक फंक्शन है, बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शन है। लेकिन खैर हमें टू द पॉइंट रहना है, हम कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि अगर हम इसके अंदर कोई तब्दीली लाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर भी चेंज आएगा। इस चीज को बेसिकली ऐसे मॉडल को डिस्कस करना, दैट इज कॉल्ड एज रिग्रेशन। हमारा टॉपिक है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी आवर्स वर्सेस मार्क्स। एक बच्चा जितने ज्यादा स्टडी आवर्स कंज्यूम करेगा डेफिनेटली उसके मार्क्स उतने अच्छे होंगे, जितने स्टडी आवर्स कम देगा डेफिनेटली उसके मार्क्स उतने उस लिहाज से कम होंगे। तो ये दो क्वांटिटीज के दरमियान में, दो वेरिएबल्स के दरमियान में हम रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर रिग्रेशन। अगर हम बात करें इसकी बाकी की टाइप्स की, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ अपने सिलेबस में एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़नी है और एक लीनियर। बाकी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी कि x के साथ और भी x1, x2, x3, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद जो है ना वो बढ़ जाती है। यहाँ पे 1 मैं अपने पास से लगा रहा हूं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। पॉलिनोमियल के अंदर हम हायर डिग्री की बात करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, जहां पर हमारा जो रिलेशन है दोनों बॉडीज के दरमियान यानी कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में जरा कॉम्प्लेक्स होता है। मींस के x की पावर जैसे कि क्वाड्रेटिक फैक्टर तक चलेगी, यानी कि x⁻2, x की पावर 3, तब हम लोग पॉलिनोमियल को यूज करते हैं। फिलहाल हम लोग लीनियर रिग्रेशन की बात करेंगे। इट इज वाइडली यूज्ड स्टैटिस्टिकल मॉडल दैट हेल्प्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल के दरमियान में रिलेशनशिप बताने के लिए जो रिग्रेशन हम इस्तेमाल करते हैं, दैट रिग्रेशन इज कॉल्ड एज लीनियर रिग्रेशन। एग्जांपल के तौर पे ये एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है। कौन सा? स्टडी आवर्स वर्सेस मार्क्स। इसके अंदर कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई तीसरी चीज इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ दो चीजें हैं। जब हम लोगों ने दो वेरिएबल्स के ऊपर ये चीज डिस्कस करनी है, चेंज डिस्कस करना है, तब हम लोग लीनियर रिग्रेशन को इस्तेमाल करते हैं। और ये जहां पर जब भी वर्ड स्टैटिस्टिकल मॉडल इस्तेमाल करूंगा, आप ये समझ लीजिएगा कि हम बात कर रहे हैं कि कोई फॉर्मूला, कोई लॉजिक हम बनाएंगे कि जिसकी बेस पर हम इस चीज को इंटरप्रेट करेंगे। अभी भी समझ नहीं आया तो एग्जांपल पे चलते हैं जी। एग्जांपल है हमारे पास आपकी बुक के अकॉर्डिंगली कि आप यू रन अ स्मॉल फ्रूट स्टॉल इन टाउन एंड यू वांट टू प्रेडिक्ट हाउ मच मनी यू विल अर्न। एक बंदा है, सपोज करें कि जो एक फ्रूट का स्टॉल लगाता है, तो वो ये चीज प्रेडिक्ट करना चाह रहा है कि वो जो है वो कितने पैसे कमाया करेगा, आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या महीने बाद उसकी क्या इनकम होगी, कितना प्रॉफिट आ जाएगा। तो वो क्या करेगा, वहां पर हम लोग लीनियर रिग्रेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। हम ये एक स्टैटिस्टिकल मॉडल यानी कि एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे लीनियर रिग्रेशन का और हम लोग प्रेडिक्ट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले
वी हैव टू कलेक्ट द डाटा। स्टेप नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई आप डाटा कलेक्ट करोगे। डेफिनेटली आपने डाटा जब कलेक्ट करना है तभी उसी मॉडल के ऊपर आप काम करोगे ना। आपने डाटा कलेक्ट नहीं किया तो एनालिसिस किस चीज का, डाटा गैदरिंग नहीं हुई तो एनालिसिस किस चीज का, कोई एनालिसिस आप नहीं कर पाओगे, किसी किस्म का फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, स्टैटिस्टिकल मॉडल आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, आप प्रेडिक्टिव मॉडलिंग नहीं कर सकते तब तक जब तक आपके पास डाटा नहीं है। रॉ डाटा हो, कुछ भी रैंडम, जैसे कि मेरे पास डाटा जी क्या नंबर ऑफ कस्टमर्स है हमारे पास 10, जिस दिन 10 कस्टमर्स थे डेली अर्निंग हमारी कितनी थी 500, जब 15 कस्टमर थे तो 700, जब 20 कस्टमर थे तो 900, जब 25 कस्टमर्स हुए तो 1100 एंड 30 कस्टमर्स हुए तो 1300। अब एक चीज का गैप जरा देखिएगा, हर बार जब आप जंप कर रहे हो इधर से 5 कस्टमर्स का इंक्रीमेंट आ रहा है, इधर से 200 का इंक्रीमेंट आ रहा है। ये चीज याद रखिएगा, ये बात में मैंने वहां पे जाके डिस्कस करनी है। अब ये हमारा समझ लीजिए कि x वेरिएबल है, ये सारी साइड x है, आप डेली अर्निंग्स को यानी कि रुपीस को x के साथ रिप्रेजेंट कर दो, इसको y से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। जितने ज्यादा हमारी अर्निंग्स है, आप सपोज करें, सॉरी यहां पर आप चेंज कर लें, इसको x कह लो क्योंकि इसके चेंज होने से, नंबर ऑफ कस्टमर्स के चेंज होने से वो बेसिकली इसके अंदर चेंज आएगा, तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। लेकिन एक्चुअली ये ना कि वो एथिकली जब हम टेबल ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली हम कस्टमर्स को पहले लिख लेंगे, अर्निंग पहले नहीं लिखते, कस्टमर पहले लिखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर कस्टमर्स पहले लिखे जी, 10 कस्टमर्स होंगे तो ये होगा, यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर्स x, जितने ज्यादा या जितने कम होंगे उतना चेंज इस तरफ देखने को मिलेगा। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है जी। इसकी वैल्यू हम अपने पास से, इंडिपेंडेंट का मतलब आप कुछ भी बोल दो, आप 20 बोल दो, 50 बोल दो, आप 100 बोल दो, भाई कोई भी वैल्यू बोलो, उसके ऊपर आपको चेंज नजर आएगा। अब देखते हैं ये कैसे होगा। हम लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूला स्टेप नंबर 2 है। मॉडल डेवलप किया, उस मॉडल के अंदर हमने एक फॉर्मूला बिल्ड किया जी, बीटा 0, ये y आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि अर्निंग आपने निकालनी है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर कौन सा है जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपकी अर्निंग्स। इसका मतलब है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि हम लोगों ने यहाँ पर अर्निंग्स काउंट करनी है, y का मतलब है पैसे, ठीक है जी। बीटा 0 प्लस बीटा 1 मल्टीप्लाई बाय x, कैपिटल X यानी कि आपके कस्टमर्स, प्लस एप्सिलॉन या एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है, ये बेसिकली एरर को काउंट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। इसका भी इस्तेमाल नहीं है कि जब आएगा हम तब बात करेंगे। अगर आपकी प्रेडिक्शन में और आपने जो मॉडलिंग से अमाउंट निकाली उसमें दोनों में फर्क आता है, रिपीट कर रहा हूं, प्रेडिक्शन जो आपने दी और जो आपके मॉडल ने प्रैक्टिकली मैथमेटिकली सोल्व करने के बाद अमाउंट शो करवाई, उनमें जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यानी कि एक एरर को शो करने के लिए हमने ये करैक्टर यूज किया है। वो अमाउंट भी हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तब जरा आप प्रॉपर अर्निंग बता सकते हो। इसके बारे में अभी हम बात करते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है जी। हमने दो चीजें समझनी है, एक बीटा 0। अब बीटा 0 हमारे पास क्या है, ये एक इंटरसेप्ट है। कैसा इंटरसेप्ट, एक ऐसा इंटरसेप्ट जो मिनिमम अमाउंट को काउंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मिनिमम अमाउंट का सर क्या मतलब, आपको आगे पेज पे ना वो बताएगा कि बीटा 0 ये है, y ये है, x ये है, वहां पे लिखा होगा कि बीटा 0 बेसिकली आपका एक ऐसा इंटरसेप्ट है, ये y की वो वैल्यू है जब आपका x विल बी 0। अगर आपके x की वैल्यू 0 है यानी कि आपके कस्टमर 0 है, ऑब्वियसली ये हिस्सा आपका गया, इसको तो आप कंसिडर ही ना करेंगे, तो एरर एक्सेप्शनल केस है, जब एरर आएगी तब की बात है, इसको आप बेशक निकाल दें। अगर मैं आप मैथ्स के स्टूडेंट, आपको समझ होनी चाहिए कि अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये तो गया, इसका मतलब है पीछे क्या बचा, बीटा 0। इट मींस दैट कि जब आपका x 0 है तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू बीटा 0। तो बीटा 0 आपका इंटरसेप्ट है मिनिमम अमाउंट को काउंट करने के लिए, ये अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर बीटा 1 क्या चीज है, बीटा 1 है जब आपका ये स्लोप को डिस्कस करता है, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अब स्लोप का यहां पर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। स्लोप का मतलब है एक ऐसी लाइन को ये शो कर रहा है, एक ऐसी कर्व को शो कर रहा है कि जब हम लोग x के अंदर कुछ चेंजिंग्स लाएंगे, ऑब्वियसली हमारे पास अर्निंग में डिफरेंस आएगा। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी चीज के जिसके अंदर तब्दीली लाने से कुछ फर्क आ रहा है, आपके मॉडल में बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसको हम स्लोप कहते हैं, और वो हमारी वैल्यू कौन सी है, बीटा 1। अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे, आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 3 पे ये हमने फॉर्मूला लिखा है, अभी चीजों के बारे में बताया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एरर, कस्टमर्स, बीटा 1 आपका स्लोप, बीटा 0 आपका ये वो इंटरसेप्ट जब आपके x की वैल्यू 0 है, बीटा 1 जब x की वैल्यू 0 नहीं है, जब आपके पास कोई कस्टमर है, 2 कस्टमर है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे बीटा 1 के साथ। अब बीटा 1 है क्या, वो भी हम निकालते हैं। स्टेप नंबर 3 पे बिल्डिंग द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब हम लोगों ने एक्चुअली वहां पे तो फॉर्मूला लिखा था, अब यहां पर हम मॉडल को डेवलप करने लगे हैं, बिल्ड करने लगे हैं। हम सपोज करते हैं हाउ वी गेट स्लोप 40 एंड इंटरसेप्ट 300, दो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, और सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी यही करेगी क्योंकि यहां पर 300 का फिगर जो है वो होना चाहिए था 100।
ये मिस प्रिंटिंग है, आप इसको जरा चेक कीजिएगा। हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लॉजिक्स के बगैर बात नहीं कर सकते, तो हम इसको साबित करते हैं, फिर देखते हैं इसके बारे में। ठीक है जी, चले हमने स्लोप निकालना है 40, यानी कि B1 की वैल्यू क्या निकलने वाली है 40, और इंटरसेप्ट यानी कि आपका बीटा 0 वो कितना निकलेगा 100। बुक ने लिखा हुआ है 300, लेकिन वो गलती से हो गया, हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द B1। अब B1 को अंडरस्टैंड करें, यानी कि बीटा 1 क्या है आपका स्लोप, कि जब कुछ कस्टमर्स होंगे तो क्या होगा। हम चलते हैं वापस अपने डाटा कलेक्शन पे, देखें 10 कस्टमर पर कितना है 500 है, ओके, और फिर 15 पर 5 बढ़े, इधर से 200 बढ़ा, ऐसे ही है, आपकी अमाउंट में फर्क आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी एक पर्सन के बढ़ने की अमाउंट देखें, मेरे पास देखें 5 कस्टमर्स के बढ़ने से 200 बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि अगर एक कस्टमर बढ़ाना होगा, एक कस्टमर का पता करना होगा, तो भाई सिंपल आप क्या करोगे, 200 को 5 पे डिवाइड कर दो। 200 को 5 पे डिवाइड करें, कितनी अमाउंट निकला है 40 रुपीज। अब ये बेसिकली आपका वाई का आंसर निकला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास, अगर हमने बीटा 1 यानी कि स्लॉप की वैल्यू निकालनी है, बीटा 1 की वैल्यू निकालनी है, तो हम बात कर रहे हैं यार एक कस्टमर के बढ़ने से कितनी अमाउंट बढ़ी है 40 रुपीज। ठीक है जी, तो अब अगर लेट्स सपोज मैं अगर इसको मैथमेटिकली अगर हम देखें तो इसका मतलब है एक कस्टमर एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, बीटा 0 भी हमने नहीं निकाला, ये हमारी फाइनल इक्वेशन भी नहीं है। आप बोलेंगे सर बीटा 0 की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना, जी बिल्कुल होगी। अभी हम कितनी इक्वेशन की बात कर रहे हैं जरा सुन लीजिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी हम इस पॉइंट पे हैं, अभी हमने एरर भी नहीं कंसीडर की और बीटा 0 भी अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। और मैं आप कहोगे सर फॉर्मूला चेंज कर दिया, नो मैंने फॉर्मूला नहीं बदला, लेकिन अभी हम आगे जाके देखेंगे। अभी हमारा फॉर्मूला फाइनल इक्वेशन नहीं है, फाइनल इक्वेशन की हेडिंग बुक पे लिखी हुई है मोटे मोटे अल्फाज में, अभी हम उसके ऊपर आ रहे हैं। अभी हम उससे पहले की बात कर रहे हैं, तो हमने बीटा 1 का ना सेपरेट पोर्शन निकाला, बीटा 1 की वैल्यू कितनी निकाली 40, इसी मॉडल में से, इसी डाटा कलेक्शन में से। नेक्स्ट, अब अंडरस्टैंडिंग द B0, बीटा 0 निकालने की कोशिश करेंगे, कब, जब x की वैल्यू 0 है, या आपके पास कोई कस्टमर नहीं है। अगर आपके पास कोई कस्टमर नहीं है तो फिर क्या होगा जी, देखें पहले हम ना इसी डाटा कलेक्शन से वो भी हेल्प लेते हैं। देखें 10 कस्टमर्स एंड 500, लेट कस्टमर्स आर 10 एंड अर्निंग्स 500। ठीक है जी, 500 रुपए हमने कमाया। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं, हम ना इस मॉडल के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। मैंने यहाँ पे एरर को कंसीडर नहीं किया, फिर वही बात। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, अर्निंग्स कितनी है 500, ओके, इसी में से लिया है, पहली रो की बात कर रहा हूं, अपने पास से डाटा नहीं ले रहा मैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेट नहीं भी लिखता तब भी ये क्लियर है, मैंने वैसे लिखा था क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था कि इफ विद दिस, तो मैंने फिर यहाँ पे लेट लिख दिया। तो बीटा 0 की वैल्यू कितनी है जी, हमने फाइंड करनी है, प्लस एज इट इज बीटा 1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी 40 इसी डाटा में से, और कस्टमर कितने हमारे पास 10, तो x की वैल्यू मैंने 10 पुट कर दी, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 400, बीटा 0, अब ये 400 इस तरफ प्लस का, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो बीटा 0 की वैल्यू कितनी निकल आई 100 निकल आई। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये इंटरसेप्ट की वैल्यू थी 100, जो कि हमने वहां पे देखी कि वो गलत लिखी हुई है। ठीक है जी, B1 की वैल्यू 40, बीटा 0 की वैल्यू कितनी है 100, दो वैल्यूज निकल आई। अब हम अपनी फाइनल इक्वेशन बनाते हैं, अर्निंग्स विल बी इक्वल टू 100, ये वो अमाउंट है, वो मिनिमम अमाउंट है, जब कोई भी कस्टमर नहीं आएगा इतना बंदा वो पैसा तब भी कमा लेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है जी, ये पॉसिबल है। अक्सर लोग क्या होता है कि जी उनको डेली वेजेस पे लाजमी तौर पर रखा जाता है, वो मतलब अपना काम करते हैं, फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं, लेकिन उनको किसी ने अगर हायर किया हुआ तो उतनी अमाउंट उनको वो कम से कम मिलेगी। अगर एक भी कस्टमर ही ना आया उतनी अमाउंट उनको फिर भी मिलेगी। यहाँ पे दूसरा सिनेरियो ये है कि ये समझ लीजिए उसके रेगुलर कस्टमर है जिसको हम काउंट नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रैंडम कस्टमर्स की। वी आर टॉकिंग अबाउट द रैंडम डाटा, यहाँ पर रैंडम डाटा की बात कर रहे थे, ये कि भी अगर 10 आते हैं तो ये 15 आते हैं, तो ये 13 आते हैं, तो ये 12 आते हैं, तो ये, लेकिन ये समझ लीजिए कि रैंडम कस्टमर भी जब आएंगे ना, सॉरी रैंडम नहीं जब आएंगे, जब आपका रेगुलर कस्टमर आएगा तब आपको 100 रुपीज तो मिनिमम अमाउंट मिलेगी, यानी कि ये बीटा 0 की वैल्यू है। ठीक है जी, इंटरसेप्ट आपका। नेक्स्ट 40 मल्टीप्लाई बाय कस्टमर यानी कि x, ये आपका रहा y, ये रहा आपका x, तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन है इस डाटा के अकॉर्डिंगली। सर इसका मतलब हर डाटा के मुताबिक हमारी फाइनल इक्वेशन बदल जाया करेगी, यस आपकी इक्वेशन बदल जाया करेगी। स्टेप नंबर 4 पे आ गए, इंटरप्रेटिंग द मॉडल। अब हम इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, मतलब हम रैंडम टेस्ट कर रहे हैं किसी भी वैल्यू के ऊपर, यानी कि उसको इंटरप्रेट करके एक्सप्लेन करने लगे हैं। ठीक है जी, लेट 22 कस्टमर्स, अपने पास से आप 22 कस्टमर यहाँ पर एंटर करके उन्होंने कैलकुलेशन किया, बुक पे आप देख लें, आपने सिंपली x की वैल्यू 22 पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर। फाइनल इक्वेशन ये है, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 40, उस अमाउंट को 10 में 100 में ऐड करो, जो भी अर्निंग आती है वो निकाल दे, वहां पर उन्होंने लिखी हुई है। ठीक है जी, आप वो चेक कर सकते हैं। अब हम करते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या करेंगे, 28 कस्टमर्स की बात हो रही है, सपोज करें, लेट्स सपोज दैट 28 कस्टमर, यहाँ पे 30 है, हम मिड में आ गए। अगर 28 कस्टमर है तो अमाउंट तकरीबन यहाँ की होगी ना दरमियान में। हमारे फॉर्मूले ने बताया
हमने 28 कस्टमर आपने करना है, आपने ये स्टेप लॉन्ग क्वेश्चन में सोल्व करना है। आप 28 कस्टमर्स की वैल्यू पुट करो, ठीक है। ये आपको अलग से भी आ सकता है कि हमें एप्सिलॉन की वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाएं, तो आपने कहना जी ये हमारे पास डाटा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, 28 कस्टमर्स की वैल्यू यहाँ पर पुट की। अब मैंने यहाँ पर 28 कस्टमर्स पुट किए, मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 100, हमारे पास आंसर आया जी कितना, 1220। यानी कि ये मुझे आंसर किसने दिया है, मेरे मॉडल ने आंसर दिया है। लेकिन हमारी जो एक्चुअल उस दिन की अर्निंग हुई ना, सपोज कर ले वो हुई 1250। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके मॉडल ने बोला कि 1220, आपकी कैलकुलेशन कह रही है 1220, लेकिन आपने एक्चुअल जब कैलकुलेशन की तो कितना आंसर आया, 1250। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस निकालना है, क्योंकि कभी कभार मॉडल एग्जैक्ट नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता। और मेरा तो ये मानना है कि टेक्नोलॉजी हो या कोई भी चीज हो, दुनिया में कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं हो सकती। तो यहां पर 1220 माइनस 1250 करेंगे, ठीक है जी। तो फिर आपका वो डिफरेंस निकलेगा, एरर कितनी निकली है, -30। तो ये बेसिकली हमारे पास एरर की अमाउंट है, यानी कि इतना डिफरेंस आ रहा है आपके पास यहाँ पे। इस पॉसिबल सिनेरियो के ऊपर, किसी सिनेरियो के ऊपर ये अमाउंट बढ़ भी सकती है। अगर ये अमाउंट ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि ज्यादा गैप आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि मॉडल जो है वो बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन अगर ये अमाउंट जीरो के पास पास है, न्यूट्रल वैल्यू के पास पास है, जीरो के पास पास है, नल वैल्यू के पास पास है, तो फिर हम बोलेंगे कि इट इज पॉसिबल कि ये थोड़ा बहुत हमारी कैलकुलेशन के अंदर मसला आ गया था, या रीजनेबल है, इतना हम अवॉइड कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। बात समझ आ गई। अदरवाइज एरर हमें निकालनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन में, तो वो तो हम निकालेंगे। लेकिन मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूं कि इतना अगर फर्क आता है 30 का, ये रीजनेबल है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन ये रीजनेबल डिफरेंस है, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है जी। 30 रुपए का फर्क बहुत फर्क होता है। 1250 1230 की अमाउंट जो है वो कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, उसके ऊपर 30 रुपए का फर्क बड़ा फर्क होता है, मैं समझता हूँ, ठीक है जी। हाँ, 5-7 रुपए का अगर फर्क आया था तो कोई मसला नहीं था, लेकिन खैर हमें तो कैलकुलेशंस की बात करनी है। एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा अगर इस चैप्टर से लॉन्ग आया तो। कैलकुलेशंस देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, कोई क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम पूछ लीजिएगा। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिग्रेशन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।